Hello everyone, welcome to my channel Dream MBBS, and in this video I'm going to teach you the first chapter of human physiology जो कि included है हमारी 11th zoology की जो सीरीज़ चल रही है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। और हाँ, ये जितने भी चैप्टर्स जो हम पढ़ा रहे हैं, एनिमल टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच, बायोमोलिक्यूल्स, अब ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन सभी के नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम देख रहे होंगे ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है उसके बारे में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ रहे होंगे डिजीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग, वेंटिलेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है वेंटिलेशन। ठीक है, ये इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये ब्रीदिंग डिवाइड होती है। इनहेलेशन मतलब होता है इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन मीन्स होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, इनहेलेशन होता है हमारा इनटेक ऑफ एयर, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, एयर हमारे अंदर जाती है तो वह हमारा इंस्पायरेशन, इनहेलेशन। और एक्सहेल आउट ऑफ एयर, जब हम सांस छोड़ते हैं तब उस टाइम पे हमारा एक्सहेलेशन हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू NCERT, ब्रीदिंग इज़ कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन, बट ये अकॉर्डिंग टू NCERT है। बट रियलिटी क्या है, रियल में क्या हो रहा होता है? ब्रीदिंग जो है वो एक पार्ट है रिस्पायरेशन का, और रिस्पायरेशन की डेफिनेशन ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब रिस्पायरेशन क्या है? ये रिस्पायरेशन में क्या हो रहा होता है, ये यूटिलाइज कर रहा होता है ऑक्सीजन को ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स को तोड़कर एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, ये पूरा डिफरेंट है। ये हमारी ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और हमारी रिस्पायरेशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू NCERT तो ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन है, बट जो इसकी डेफिनेशंस हैं और जो सिनेरियोज है वो भी एकदम अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं जो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। जब पहला ब्रीदिंग हमारा, ठीक है, इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, फिर सेकेंडली क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जिसको बोलते हैं वो हो रहा होता है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा होता है। कहाँ पर? सिस्टमिक कैपिलरी से ये जा रहा होता है टिश्यूज़ में ऑक्सीजन, और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सिस्टमिक कैपिलरी में आ रहा होता है। ठीक है, फोर्थ क्या होता है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, ये हो रहा होता है। ठीक है, हमारा जो फिफ्थ है वो सेल्यूलर रिस्पायरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ करके हम ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, फिर सेकेंडली एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कहाँ? एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी में। फिर थर्ड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में? सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज़ के बीच में। ठीक है, इसे इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। और जो हमारा ये एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, और फिफ्थ क्या है हमारा, सेलुलर रिस्पायरेशन। सबसे लास्ट में क्या हो रहा होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, जैसे जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करता है सेल ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को तोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है और एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब यहाँ पर देखते हैं जो रिस्पायरेशन है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन में जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर जो ब्रीदिंग है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एल्वियोलाई और टिश्यू के अंदर, और ट्रांसपोर्ट है, ये तीन चीज़ों में ये जस्ट लाइक फिजिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में, और ट्रांसपोर्ट, ये आते हैं फिजिकल प्रोसेस में। अब केमिकल प्रोसेस क्या है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। इसमें दोनों प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम रिस्पायरेशन को फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स। रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा होता है, हमारे पास टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला तो हैबिट एंड हैबिटाट लेवल पे, और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिट एंड हैबिटाट लेवल में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हमें ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो एक्वाटिक के पास स्किल्स होते हैं, ठीक है, ब्रैकियल रिस्पायरेशन होता है, और जो टेरेस्ट्रियल पर होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं और पल्मोनरी रिस्पायरेशन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है वो
जस्ट लाइक सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये सारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हल्का सा टच है हमारा एनिमल किंगडम का। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, हम वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले हमें सेलुलर लेवल देखने को मिलता है, ये पोरीफेरा में होता है। टिश्यू जो होता है वो हमें मिलता है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। और ऑर्गन लेवल हमें कहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन वाली कहाँ पे देखने को मिलती है, प्लेटीहेलमिन्थस में। इन सभी में हमारा सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा होता है, यहाँ पर कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अक्रॉस बॉडी वॉल से सिंपल डिफ्यूज़न हो करके एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। यहाँ पर हमें आस्केल्मिंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक के सारे फाइलम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो आस्केल्मिंथिस है वो भी सिंपल डिफ्यूज़न से ही अपना ये जो रिस्पायरेशन वाला ये जो हमारा प्रोसेस है वो कर रहा होता है, ठीक है। और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है जो कि मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है, इंसेक्ट्स में ट्राइकल सिस्टम होता है, एम्फीबियंस में लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, स्किन होती है और बकोफेरेंक्स होते हैं। एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा ही अपना डाइवर्स यहाँ पर जो रिस्पायरेशन है वो शो कर रहे होते हैं, इनके पास गिल्स भी होते हैं, लंग्स, स्किन, बकोफेरेंक्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा क्या है कि हमारा जो नॉस्ट्रल से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, एल्वियोलाई पे एंड होता है जा करके इसका। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसे नेयर्स भी बोलते हैं, वहाँ से हम जो एयर है उसको इनहेल और एक्सहेल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेज़ल चैम्बर और कैविटी होती है। नेज़ल चैम्बर डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज, ठीक है, एक कार्टिलेज की हेल्प से ये डिवाइड होता है। और ये नेसल सेप्टम कहलाता है वो, ठीक है। फाइन हेयर्स और म्यूकस वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद कहाँ पे हमारी एयर ट्रेवल करती है कि इट्स ऑल्सो अ पैसेज ऑफ अ एयर, ठीक है। ये एयर का पैसेज भी है कि कहाँ से नॉस्ट्रल से हमारे इंटर करती है, फिर नेज़ल चैम्बर में जाती है, कैविटी में जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ नेज़ल चैम्बर। और फिर ये हमें इंटरनल नॉस्ट्रल्स में जाती है, ठीक है, इंटरनल स्नेयर्स बोलते हैं ओपनिंग जो होती है। फिर नेज़ो फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। बोथ ट्रैकिया एंड इसोफिगस ओपन इनटू दिस। अब यहाँ पर जो फेरिंग्स है, नेज़ो फेरिंग्स है, वो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। यहाँ पर दोनों ट्रैकिया और इसोफिगस, ट्रैकिया विंड पाइप और इसोफिगस फूड पाइप, दोनों आ करके यहाँ पे खुल रहे होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स, अब उसके बाद लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स हमारा साउंड और वॉइस बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लैरिंग्स के पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये प्रेजेंट होता है टॉप ऑफ ट्रैकिया पे और बना हुआ होता है कार्टिलेज का। वन ऑफ इट्स कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एक इसका कार्टिलेज जो है वो एपिग्लॉटिस कहलाता है, जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को, ग्लॉटिस ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया की ग्लॉटिस है, ओपनिंग है, उसको ये कवर करता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये किसका पार्ट है, लैरिंग्स का। और किस लिए ये कवर करता है, ताकि जो फूड है वो हमारा विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है, एयर पाइप में ना चला जाए। अब ट्रैकिया क्या है, यहाँ पर ट्रैकिया हमारा वेंट्रल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो ट्रैकिया होता है वो वेंट्रल होता है और कवर होता है इन कंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से, ठीक है, टू प्रिवेंट इट कोलैप्स। अब जो हमारा ट्रैकिया होता है वो वेंट्रल होता है, ठीक है, आगे की साइड होता है और हमारा कवर होता है इनकम्प्लीट सी शेप्ड। आगे से तो वो सी शेप्ड है बट पीछे से वो कंटिन्यू नहीं करती हैं, इनकम्प्लीट, ठीक है। जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो उससे कवर होता है, जो क्या कर रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है कोलैप्स से, ठीक है, कहीं वो दब ना जाए, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स इन तीनों में देखने को मिल रही होती है। टर्शली इनिशियल ब्रोंक्योल्स तक हमें कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्योल्स, ठीक है। यहाँ पर आके हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती हैं। फिर एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलाई हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारी सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो हमारी ट्रैकिया से स्टार्ट होती हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक देखने को मिलती हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एल्वियोला तक कोई भी हमें कार्टिलेजिनस रिंग नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। आई थिंक सो इट्स अ PYQ मोस्ट ऑफ द टाइम, जस्ट NTA आस्क द PYQ फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आते हैं।
टू टाइप्स का होता है, कंडक्टिंग जोन एंड रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज जोन। जाहिर सी बात है कि जो कंडक्ट कर रहा होगा वो कंडक्टिंग जोन, और जो एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा होता है वो एक्सचेंज जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन में हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, ठीक है, अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो वाला पार्ट है हमारा वो कंडक्टिंग जोन में आता है। ठीक है, और एल्वियोलर डक्ट से लेकर के एल्वियोलाई तक हमारा जो है वो रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज जोन में आता है। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग जोन क्या कर रहा होता है, ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेकर के आता है। जो हमारा नेज़ल कॉन्के होते हैं 3, वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं मॉइस्चर, ठीक है, एयर के अंदर, और ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर की, और ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को। अब हमारा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन क्या कर रहा होता है यहाँ पर, तो नाम से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि ये एक्सचेंज कर रहा होगा गैसेस को। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अब आते हैं हम एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एल्वियोलाई क्या है, एक प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, बहुत सारा ब्लड होता है इसके आसपास। और यहाँ पर डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस कैसे हो रहा होता है, 3 लेयर्स से हो रहा होता है। 2 सेलुलर लेयर होती है और 1 नॉन सेलुलर लेयर होती है। ठीक है, जो 2 हमारी सेलुलर लेयर्स होती हैं उसमें एल्वियोलर एपिथीलियम होता है और इंडोथीलियम होता है। एल्वियोलर एपिथीलियम मतलब एल्वियोलाई की इंटरनल जो वॉल है, ठीक है, वो एपिथीलियम से बनी हुई होती है, उसका एपिथीलियम। इंडोथीलियम ये ब्लड का एपिथीलियम है। ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ये बीच में पड़ी हुई होती है। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और उसकी बनी हुई होती है ये। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये हमारा एल्वियोलाई का, वो देख लेते हैं। ये हमारी एल्वियोलाई है, यहाँ पर अंदर सिंपल एपिथीलियम होते हैं, और ये ऑक्सीजन का यहाँ से डिफ्यूज़न और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ से जाती है ब्लड में, और जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्वियोलाई में जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लंग्स हैं, लंग्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये कवर होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, जिसका नाम प्लूरा है। प्लूरा, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, हमें 2 प्लूरा देखने को मिलते हैं, आउटर और इनर। अब आउटर क्या होती है, ये पैराइटल प्लूरा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या थोरेसिक चैम्बर की तरफ होती है, टुवर्ड्स दी थोरेसिक चैम्बर। और जो इनर साइड होती है वो हमारी विसरल प्लूरा होती है, वो कहाँ होती है, टुवर्ड्स लंग्स के साइड होती है। ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। ठीक है, यहाँ पर कार्डियक नॉच होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट लंग में हल्का सा, हमारा हार्ट कैसा है, जैसे एक फिस्ट जो मुट्ठी बनाते हैं ना, उतना बड़ा हमारा एक हार्ट है, वो इतना साइज़ होता है हमारे हार्ट का, और वो कुछ यूँ इस तरह होता है कि जो उसका एक नॉच है, ठीक है, वो कार्डियक नॉच जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें वो हल्का सा उसकी तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, बिटवीन प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल जस्ट लाइक जो विसरल एंड पैराइटल प्लूरा है। ठीक है, तो जो प्लूरल फ्लूइड है वो उसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो राइट लंग है वो हल्का सा ऊपर होता है, क्यों, क्योंकि नीचे हमारा लिवर होता है। अब आते हैं थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर जो है वो हमारा, जहाँ पर लंग्स सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टर्नम होता है, वेंट्रल रिब्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जो डॉर्सल होते हैं, और डायाफ्राम होता है। ठीक है, नीचे डोम शेप्ड का यू, इस शेप्ड का हमारा डायाफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्या है, कब डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, कब डोम शिफ्ट होता है, वो सारी चीज़ें अभी इसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity। अब क्या है यहाँ पे लंग खुद तो मतलब कोई अगर कोई चेंज आता है हमारा thoracic cavity में, तो हमारे लंग्स में भी चेंज है। जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो लंग है वो आउटवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो थोरेसिक चैम्बर है वो आउटवर्ड आता है, इसीलिए वो लंग भी हमारे इस तरह से एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, यहाँ पर हमारा डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। डायाफ्राम क्या है, ये मेजर मसल है। ठीक है, और जो हमारा इंटरकोस्टल मसल है वो मसल बिटवीन रिब्स, जो 2 रिब्स हैं उसके बीच की जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पर हमें IAMM और AICM देखने को मिलेगी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जो कि इनसाइड होते हैं। सपोज ये हमारा स्टर्नम है, जो यहाँ पर है वो हमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल देखने को मिल रही है, और जो बाहर की साइड है, जो सॉरी, ये हमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल देखने को मिले। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा स्टर्नम है, ये है हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एंड जो बाहर की साइड है वो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। ठीक है,
अब यहाँ पे ब्रीदिंग क्या है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। जो हमारी एयर है वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो वैसी ही कुछ सिचुएशन हम यहाँ पर भी बनाने वाले हैं ताकि हमारा एक जो ब्रीदिंग है उसका प्रोसेस हो पाए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या है, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर एक मिक्सचर के अंदर, ठीक है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है, ठीक है। बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो गैस जो है वो जो एयर है वो अल्टीमेटली विदाउट एनर्जी आ जाएगी बाहर से अंदर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इनसाइड कम है, वॉल्यूम इनसाइड ज़्यादा है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, डायाफ्राम फ्लैट हो जाए। जब हम जस्ट लाइक जब हम इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंटीरियो पोस्टीरियरली ये हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता है, डायफ्राम फ्लैट होता है तो एंटीरियो पोस्टीरियरली हमारा डायफ्राम वहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हैं वो क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिब्स एंड स्टर्नम, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिब्स एंड स्टर्नम, क्या करते हैं, मूव करते हैं आउटवर्ड और अपवर्ड, आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करता है। डायफ्राम हमारा एंटीरियो पोस्टीरियरली मूव करता है, ठीक है। अब इनसे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, एयर विल कम इनसाइड, एयर इनसाइड आ जाती है। अब ये सब स्टर्नम, ठीक है, रिब्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, डायफ्राम, ये सब मिलकर के अंदर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं इनहेलेशन के दौरान और हमारा अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर से हवा अंदर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा रखा है कि ये हमारा डायफ्राम टूम शिफ्ट होता है, ये फ्लैट हो जाता है जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर बॉयल्स लॉ लग रहा होता है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का थोड़ा टच है यहाँ पे। यहाँ पर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। और जो पी आउटसाइड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हमारा 760 mm/Hg होता है, ये फिक्स्ड होता है हमारा, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन में क्या हो रहा होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारा इनसाइड वो ज़्यादा होता है और आउटसाइड कम होता है। आउटसाइड तो फिक्स है, इनसाइड ज़्यादा कर लेते हैं हम, कैसे, वॉल्यूम कम होता है, डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है फ्लैट से, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियरली ये मूव करता है और इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है, रिलैक्स करती है, रिब्स एंड स्टर्नम क्या इनवर्ड और डाउनवर्ड चले जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली ये मूव होते हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और एयर आउटसाइड गैस हमारी बाहर चली जाती है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स कैन बी यूज्ड फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग। अब हम हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं, नॉर्मल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन नहीं कर रहे होते, हमें कभी कभी जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम एक फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स भी काम में आ रही होती हैं, ठीक है। अब आता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स पे। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स जो हैं हमारे पास वो डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं एयर के जो कि एक पर्सन ब्रीथ करता है, ठीक है, इन और आउट, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि ये कई बार नीट में आ चुका है, ठीक है। एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कभी MCQs में, कभी मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, कभी ट्रू वाले में, कभी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी आ जाता है। वो जो स्पायरोमीटर होता है वो एक डिवाइस है जो मीज़र करती है वॉल्यूम्स को, ठीक है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को, एक्सेप्ट RV, ठीक है। अब देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चा बर्थ होती है किसी बच्चे की, तो उसमें जो फर्स्ट ब्रीथ वो करता है, ठीक है, तो उसके लंग्स में अगर वो एयर चली गई तो फिर वो कभी वापस बाहर नहीं आती, ठीक है, वो वहाँ पर रिमेन्स हो जाती है, ठीक है। अब हम कैसे पता करते हैं अगर कि स्टिल बर्थ हुई है या फिर बर्थ के बाद बेबी की डेथ हुई है, तो हम उसके जो RV है उसको चेक करते हैं। अगर RV प्रेजेंट है तो बर्थ के बाद डेथ हुई है, अगर RV प्रेजेंट नहीं है तो स्टिल बर्थ हुई है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, NCERT में गिवन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ हमारे पास हमारी रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स है। यहाँ पर नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन हो रहा है, ये हमारा TV है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम जो है हमारा वो क्या होता है, यहाँ पर हमने दे रखा है द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल। ये वो अमाउंट है एयर का जो एक पर्सन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर रहा होता है, इसका कितना होता है, ये 500 ml होता है, ठीक है। अब 500 को अगर हम 12 to 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6000 to 8000 ml/मिनट, ठीक है, एक मिनट में ये इतना आ जाता है। 12 to 16 क्या है, ये ब्रीथ है, ठीक है, पर मिनट हम इतनी बार ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6000 to 8000 ml/मिनट आ रहा होता है और 500 ml होता है ये हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
ये जो हम जितना फोर्सफुल इनहेल करते हैं वो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। पढ़ लेते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है हमारा, वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन बाई फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन से हम कितना, जैसे कपालभाति करी होगी आपने, फोर्सफुल इनहेलेशन से हम कितना इनहेल कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 2500 to 3000 ml, ठीक है। 2500 to 3000 ml हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब आते हैं ERV पे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो क्या है, वो हमारा एडिशनल एयर है दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। अब हमने नॉर्मल एक्सहेल कर दिया और हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और उसका जो अमाउंट है वो है 1000 to 1100 ml। देखा डिफरेंस, कि हम इनहेल तो बहुत ज़्यादा एयर कर सकते हैं, ठीक है, फोर्सफुली, बट हम जो एक्सहेल हैं वो बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर कर सकते हैं फोर्सफुली, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जो हमारा है एक, जस्ट लाइक यहाँ पर FRC है, जो रिजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, अगर हम कितना भी फोर्स लगा लें, ठीक है, जो कुछ अमाउंट हमारे अंदर एयर बचा हुआ रहता है, तो वो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है। वो कितना होता है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। जो अडल्ट ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 16 टाइम्स है पर मिनट, ठीक है। अब जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमारा क्या आ रहा होता है, TV और IRV आ रहा होता है, ठीक है। अभी हम आपको ये आगे बढ़ा रहे हैं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, या ओके। ये जो कैपेसिटीज़ हैं ये हमारी, सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहले तो हमने ये जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं उनको देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मल मैंने एक्सपायर कर दिया, अब टोटल अमाउंट कितना हम अपने अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, जो कि टाइडल वॉल्यूम और IRV। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, अब हमने फोर्सफुल एक्सहेल कर लिया, अब हम नॉर्मल इनहेलेशन करेंगे और फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल कर रहे होंगे। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। हमने नॉर्मल एक्सहेल किया, इनहेल कर दिया, एक्सहेल किया, इनहेल कर दिया, ठीक है। अब हम दोबारा कितना एक्सहेल कर सकते हैं, तो TV और ERV, ठीक है, को हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी करते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये क्या होती है, फंक्शनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, अब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे अंदर रह जाएगा, ERV और RV, ठीक है। एक्सपायर एक, जैसे कि हमने नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर दिया, अब फोर्सफुल ERV एक्सहेल कर सकते थे बट हमने नहीं किया, और RV तो हमारा डे 1 से डे जो हमने फर्स्ट ब्रीथ किया था तब से ही प्रेजेंट है, तो FRC कितना होगा, ERV प्लस RV, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है हमारी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेल करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और अब आते हैं हम ये टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में TLC में क्या आता है, सारी आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास TLC आ जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड और प्रेजेंट इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितना एयर हमारे अंदर है, TV, IRV, ERV, RV, ठीक है, इतना हमारे अंदर एयर है। ये मतलब मोस्ट MMI टॉपिक है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली इससे हर दूसरी साल क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा होता है, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले थिकनिंग ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो थिकनिंग है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की वो इफेक्ट करती है। लेस देन 1 mm होती है थिकनेस होती है, ईजली डिफ्यूजन होता है। जो हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, एल्वियोलर इंडोथेलियम, ठीक है, वो एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंडोथेलियम, उन तीनों को मिला के भी 1 mm से कम थिकनेस होती है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, ठीक है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, द मोर सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन मोर, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। CO2 की 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है 159 mm ऑफ Hg, यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा कितना है एटमॉस्फेयर में, 159 mm ऑफ Hg, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर।
ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर हमारा कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। और यहाँ पर हमारा जो एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी है उनके बीच में हम यहाँ एक्सचेंज देख रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारा इन्वायरमेंट में कितना है, 0.3 mm/Hg। ठीक है, तो ये बाहर मूव करेगा और ये अंदर, क्योंकि देखिए बाहर कम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है और अंदर ज़्यादा है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो वो अंदर से एल्वियोलाई से बाहर एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में ट्रेवल करेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई से हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, ऐसे समझिए कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रही होगी। ठीक है, एक्सेल आउट कर रहे होंगे मुझसे। देखिए यहाँ पर जो हमारी ये पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है, इसमें ये हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 है, मतलब कम है, तो ये हमारा 104 जो एल्वियोलाई में है वो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 45 है, तो ये लो से हाई से लो की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसमें 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45। यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टू दी हार्ट। अब यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 40 होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सचेंज पार्ट पे। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट जो हमारा किसके बीच में, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक कैपिलरी, सॉरी, यहाँ पर जो सेकेंड एक्सचेंज है वो हमारा हो रहा होता है सिस्टमिक आर्टरी और कैपिलरी टिश्यू के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं जो हमारी ये दे रखी है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी सबसे पहले हमारी जो सिस्टमिक वेन है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, जिसमें हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 होता है। वो राइट एट्रियम में डाल दी थी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स में एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है, फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन होल बॉडी। ठीक है, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू। अब पल्मोनरी वेन है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। और यहाँ पर सिस्टमिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आ रहा है। हमारा सिस्टमिक कैपिलरी, यहाँ पर जो हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 45 है, और हमारा जो ब्लड है उसमें 40 है, तो ईजिली ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे ब्लड में 95 है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारा जो टिश्यूज़ है उसमें 40 है, तो ये भी ईजिली कैपिलरी से हमारा टिश्यूज़ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। पहला प्लाज्मा की, डिजॉल्व इन प्लाज्मा की फॉर्म में 3%, और बाउंड विद हीमोग्लोबिन 97%। जो हमारा ऑक्सीजन है वो बाउंड विद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गए ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, यहाँ पर 4 देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो हमारा हीमोग्लोबिन है HB, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीम पार्ट में हमें 4 आयरन के आयंस देखने को मिलते हैं, जो कि ऑक्सीजन जिसमें एक्चुअल में बाइंड होता है। ठीक है, आयरन में जाकर के ऑक्सीजन बाइंड हो रहा होता है, और जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो अल्फा 2 और बीटा 2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब एवरी 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा होता है। तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारा वो 20 ml जो ऑक्सीजन जो एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 20 ml ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम 1.34 को मल्टीप्लाई कर दें 15 से, तो हमारे पास 20 निकल करके आता है। तो हमारा एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नोट किया है यहाँ पर कि बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज मेनली एसोसिएटेड विद partial pressure of oxygen, but other factor partial pressure of CO2, H plus ions, pH, temperature also affect this binding। अब यहाँ पर मेनली जो है वो एसोसिएटेड तो होता है ये हीमोग्लोबिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, बट अदर फैक्टर्स जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने देखा 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, ब्लड के साथ, तो और वो भी इफेक्ट करता है। जो H+ की कंसनट्रेशन है वो भी इफेक्ट करती है। यहाँ पे pH, टेम्परेचर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट कर रहे होते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ। अब क्या है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये सिग्मॉइड होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा होता है,
पहले तो इसका नाम ही आप अच्छे से रिमेंबर कर ले कि ये भी PYQ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व दे के पूछ लिया कौन सा कर्व है, ठीक है। इधर क्या है, हमारा परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन चल रहा होता है, इधर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चल रहा होता है mmHg में। अब यहाँ पर क्या होता है कि 100% सेचुरेटेड हमारा लंग्स में देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम 97% सेचुरेटेड होता है। फॉर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हमारे पास मिल होता है, ठीक है, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब नॉर्मल ऐसे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो स्टिल ब्लड स्टिल 75% सेचुरेटेड, ठीक है। सिर्फ 50 हमारा जो ब्लड है वो 75% फिर भी सेचुरेटेड होता है, ठीक है। 5 ml जो ब्लड की 5 ml जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वही सिर्फ जाती है टिश्यू को, बाकी जो 15 ml है वो दोबारा से हार्ट की तरफ चली जाती है। अब जो एट स्ट्रेनियस कंडीशन एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है 25% सेचुरेटेड तब भी होता है, यहाँ पर जो 5 ml ब्लड है वही प्रेजेंट होती है, बस जो 15 ml ब्लड है वो टिश्यू वो सॉरी 15 ml जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के पास चली जाती है और 5 ml ब्लड में रह जाती है, वो दोबारा से हार्ट के पास जाती है। पर आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। अब आते हैं यहाँ पर शिफ्ट। जस्ट जो जो हमारा ये सिग्मॉइड कर्व है ये शिफ्ट भी होता है। कब शिफ्ट होता है, जब एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है लंग के लंग के अंदर, जब एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन हो रहा होता है तो हमारा जो ये कर्व है वो लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाता है, और जब डिसोसिएशन हो रहा होता है टिश्यू लेवल पर तब हमारा ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्ट टू राइट डिसोसिएशन, इसके जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन टूट रहा है ऑक्सीजन से और वो ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यूज़ के पास, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, H+ आयन ज़्यादा होंगे, पीएच लो होगा, एसिडिक होगा, जाहिर सी बात है H+ आयन ज़्यादा है तो पीएच लो ही होगा, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला ही है माइनस लॉग H+ कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा यहाँ पे। डिसोसिएशन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लर्न रखिए कि कोई चीज़ अगर डीनेचर करनी है, तोड़नी है, तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना होता है, ठीक है। और जब हमें शिफ्ट लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा होता है हमारा जो ये कर्व है, तो वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा होगा, जाहिर सी बात है एसोसिएशन है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, H+ आयन कम होंगे, पीएच ज़्यादा होगा, लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये PYQ है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक पार्ट लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आता, वो रट के जाते हैं। आई होप जो अगर आप आज देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा। अगर पहले आपने समाप्ति मैम की जो वीडियोज़ हैं उनको देख रखा है तो आपको तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये सारा कुछ, ठीक है। यही सब जो कंटेंट है उन्हीं ने एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ा रखा है। आप बस अब यहाँ वहाँ से पढ़ के यहाँ से रिवीजन करेंगे तब भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसके नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड करके ईजिली नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एक, यहाँ पर हमने इससे पहले जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा उसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जिक्र हुआ था, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में भी और आरबीसी में भी, बट ज़्यादा ये आरबीसी में होता है, प्लाज्मा में थोड़ा बहुत होता है। और जो कार्बोनेट आयन होते हैं हमारे, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होते हैं, वो हमेशा आरबीसी में बनते हैं, ठीक है। इन टिश्यू इट गेट्स डिजॉल्व इन प्लाज्मा फॉर ट्रांसपोर्ट। जो टिश्यूज़ हैं वो प्लाज्मा में, टिश्यूज़ में ये जो है प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। और इन लंग्स इट अगेन इंटर आरबीसी, अब लंग्स में जब जाते, लंग्स में जब आते हैं तो टिश्यू के लेवल पे ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाते हैं और लंग्स में ये फिर से जो है आरबीसी में चले जाते हैं टू शो अपोजिट रिएक्शन, जो अपोजिट रिएक्शन को शो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब जो यहाँ पर CO2 है वो प्लाज्मा की फॉर्म में 77% जो CO2 और प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और जो हमारी 70% CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन जो है के फॉर्म में हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है। और जो हमारी 23% जो हमारी CO2 है वो कार्बन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसफ़र हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और यहाँ पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना रहा होता है, ठीक है। 23% हमारी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन से ये बाइंड करता है। अब जो हमारा ऑक्सीजन था वो आयरन ग्रुप से बाइंड कर रहा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन चेन से बाइंड कर रहा होगा। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की
ये सब आरबीसी के अंदर हो रहा है, इट्स सर आरबीसी, ठीक है। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक अनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में H2CO3, ठीक है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा फॉर ट्रांसपोर्ट। अब ये डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट के लिए, जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है। अब बाइकार्बोनेट आयन में हमारी 70% हमारी CO2 बाइकार्बोनेट एज अ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब HO3 माइनस हमारा HCO3 माइनस हमारा यहाँ पर बनता है, ठीक है, और प्लस H+ बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बफर रिएक्शन हो रही होती है, वो हमें नहीं पढ़नी है कुछ भी। अब यहाँ पर हमें नोट करना है, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को। हम वहाँ पर क्या था, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डेलीवर्स कितनी 5 ml, नॉर्मल कंडीशन में 5 ml जो हमारी ऑक्सीजन थी उसको दे रहा होता है टिश्यूज़ को। अब यहाँ पर जो है 4 ml है। यहाँ पर ये लर्न रखिएगा, क्योंकि ये मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है 5 और 4 में। कार्बन डाइऑक्साइड 4 है और हमारी ऑक्सीजन जो है वो 5। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। अब दो तरीके से हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन हो रहा होता है। दो वेज हैं हमारे पास रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन के, पहला नर्वस रेगुलेशन, दूसरा है हमारा केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। अब न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये दो हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उनसे हो रहा होता है, पहला मिड्यूला और दूसरा पॉन्स। मिड्यूला क्या है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, RRC है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होता है ये कंट्रोल करने में नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीदिंग दोनों को ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, जो RRC सेंटर हमारा मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। पॉन्स क्या है, नीमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स में हमारा होता है, ये स्विच ऑफ सेंटर है, ठीक है। स्विच ऑफ सेंटर कैसे, ये अपॉन एक्टिवेशन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन बाय सिग्नलिंग RRC एंड ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर पॉन्स है नीमोटॉक्सिक सेंटर, ये स्विच ऑफ सेंटर। अब ये क्या होता है, रिदमिक RRC को स्विच ऑफ करता है, ठीक है, जल्दी जल्दी सिग्नल भेजता है। जब जल्दी जल्दी सिग्नल जाएगा RRC पे, जल्दी जल्दी वो रिस्पायरेशन होगा, ठीक है। जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है हमारा जल्दी होना स्टार्ट होगा, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कब होता है, जब आप पैनिक कर जाते हैं या फिर कभी आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये हमारा हो रहा होता है। अब केमिकल कंट्रोल क्या है, यहाँ पर जो मोस्टली यहाँ से जो ये आपका रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं नीट के। अगर आपने PYQs कर रखे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक इज़, ठीक है। जो केमिकल कंट्रोल है उसमें कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं चेंज इन ऑक्सीजन नहीं, चेंज इन केमिकल्स लाइक CO2 एंड H+। CO2 एंड H+ ये आप मेमोराइज कर लिए कि इन दोनों के चेंजेस, अगर इन दो CO2 और H+ में चेंज आ रहा है तो हमारा कीमो रिसेप्टर जो है वो इसको इसके सेंसिटिव होता है, सेंस कर लेगा, ठीक है। नॉट सेंसिटिव फॉर O2 के सेंसिटिव नहीं होता है ये, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, पहला सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और दूसरा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, RRC में, ये भी हमारा RRC में प्रेजेंट होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर में। और दे डिटेक्ट चेंज इन CO2 एंड H+ इन द CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये डिटेक्ट करते हैं CO2 और H+ के चेंज को, ठीक है। और जो हमारा पेरिफेरल केमोरिसेप्टर वो एरोटिक बॉडीज़ और कैरोटिड बॉडीज़ में होता है, ठीक है। एरोटिक बॉडीज़ में ये एरोटा में होता है, एरोटा के अंदर होती है, और कैरोटिड बॉडीज़ कैरोटिड आर्टरी के अंदर होती हैं, ये दोनों ब्लड में। अब इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लड में, ठीक है। ब्लड के अंदर अगर चेंज इन CO2 H+ में आ रहा है तो ये उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ब्लड में हमारा चेंज हो रहा है कुछ तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, CO2 H+ की कंसनट्रेशन अगर हो रही है तो यहाँ पर अगर CO2 बढ़ेगा H+ एंड CO2 H+ इंक्रीज होंगे CSF में और ब्लड में, तो यहाँ पर ब्रीदिंग रेट भी बढ़ रहा होगा बाई सिग्नलिंग RRC, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस हमें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये हम जो है विदिन 40 मिनट्स कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर डिसऑर्डर्स जो है हमारे, वो पहला एस्मा है, ठीक है। एस्मा में क्या होता है, यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है, वो क्या कॉज करता है, वीजिंग ड्यू टू
इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। अब यहाँ पर ब्रीदिंग जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग साउंड, बस एक ये आपको लाइन पकड़ लेनी है, हज़ारों बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, रेडनेस, स्वेलिंग हो जाती है, स्पाज्म इन स्मूथ मसल में स्पाज्म हो जाता है, वाइल्ड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एलर्जिक डिसऑर्डर है ये। अब ये डायमीटर जो है वो कम कर देता है, ये जो एल्वुलाई है उसका डायमीटर कम करता है। एम्फाइसीमा है, क्या है हमारे पास, एम्फाइसीमा जो है वो क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ये क्या होता है, एल्व्यूलर वॉल्स को डैमेज करता है, ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉज इसका सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग इसका सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है, ठीक है। ये हम नहीं कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है। और यहाँ पर प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है, यहाँ पर ऐसे डैमेज हो जाता है, इसलिए तो एल्वियोलाई जो होती है उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देता है, ठीक है। एम्फाइसीमा मतलब होता है फुल ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। अब ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग वाली इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं तो उनको क्या हो जाता है कि उनको क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और जस्ट लाइक सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुलफिल विद द सिचुएशन। और उन सिचुएशन से जो है वहाँ पर उसका कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता है अगर तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। जो फाइब्रोसिस हो जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दिस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। अब ये सीरियस लंग डैमेज कर देता है, ठीक है। जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो फिर वो मास्क वगैरह पहन के रखते हैं, फिर भी मतलब कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जो उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा होता है, उन वर्कर्स के लंग्स ख़राब हो रहे होते हैं, ठीक है। डे बाय डे फाइब्रोसिस उनको हो रही होती है, सिलिकोसिस, ठीक है। जो एस्बेस्टोसिस है वो, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और आपको हेल्प हो रही है इन चैप्टर्स से और इन चैप्टर के नोट्स से, तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी नीट 2026 जो है हमारा, उससे पहले उनका रिविज़न हो सके, ठीक है। ओके, बाय।